जी। चलो वो तो मैंने दिखा दिया। हाँ, a large multinational company operates in over 50 countries while its HR and finance operations, क्या आ रहा है इसके ऊपर, its HR and finance operations are managed centrally from the head office. Regional teams are empowered to run local marketing campaigns and adjust prices based on local competition. तो keywords आपको दिख रहे होंगे, सही है। Which type of structure best describes this approach? हमने दो किस्म के पढ़े थे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अच्छा, बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि जो अल्फाज पढ़ाए हैं तो आप लोग वही एक्सपेक्ट करें कि यार टेस्ट में भी सिर्फ वही चीज है, बस इससे इधर उधर सर नहीं जाएंगे। मैं टॉपिक से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन टॉपिक के अंदर मैं आपको कंफ्यूज कराऊंगा। मैं थोड़ी सी एक्सटेंडेड बेसिस पे टेस्टिंग करूंगा, सही है। तो ये नहीं कि भाई मैंने सिर्फ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा ली है तो आप कहेंगे कि यार ऑप्शन में भी सिर्फ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होंगे बस। तो थोड़ा सा ये भी यूज करना है। अब बताएं मुझे, आप लोगों में से किस किसने बस सिर्फ हाथ ऊपर करने हैं कि किसने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, फुली सेंट्रलाइज्ड? जी, किसी ने भी नहीं। फुली डिसेंट्रलाइज्ड किसी ने भी नहीं। फिर फेल कैसे हुई हो यार? फंक्शनल स्ट्रक्चर ये तो किसी ने किया है कि या रह गए? सारों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? जिसमें हो वो बताया करें, हम आगे बढ़ते रहेंगे ताकि कोर्स भी खत्म हो, सही है। हाँ हाँ, आपने टॉपिक पढ़ा था, वैसे लेक्चर्स आपने सारे ले लिए आपने सर। ये सिर्फ मुझे हाँ नहीं करना वरना मैं फिर जलील करूंगा। सच बताएं, सही है। हमारे आर्मी का एक रूल होता था कि यार सच बताएं तो कोई मसला नहीं है, रगड़ा नहीं मिलेगा, चाहे आपने गलत क्यों ना किया हो। एक दफा झूठ बोल दिया ना तो फिर उस पर फिर कायम रहोगे। हाँ, तो मेरे वाले किधर है? उन्होंने अभी तक एक्सेस नहीं दिया। आपका नाम क्या है? यार आपकी परसों मेरे साथ बात तो नहीं हुई थी? वो किसकी हुई थी यार? मुझे किसी ने मैसेज किया था, कोई लड़का था कि मैंने क्लास में आना है। आपका क्या नाम है? आपने मुझे मैसेज किया था और रात के टाइम में। जरा फोन निकाल के एक दफा फिर से मैसेज करें। अच्छा यार, इसमें ये है ना, वो क्लियर कट बता रहे हैं व्हाइल इट्स एचआर एंड फाइनेंस ऑपरेशंस आर मैनेज सेंट्रली, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सही है, एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन रीजनल टीम्स आर एम्पावर्ड टू रन यानी ऑटोनॉमी मिली है, तो इस लफ्ज से जाहिर हो जाता है कि वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। एम्पावर्ड ऑटोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन में यही होता है, हम उनको अथॉरिटी देते हैं, सही है। आर एम्पावर्ड टू रन लोकल मार्केटिंग कैंपेन्स एंड एडजस्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन, ये दूसरा कीवर्ड लोकल कंपटीशन, सही है। तो हम वो लोकल नीड्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक ही कंपनी है, उसमें सेंट्रलाइजेशन कुछ चीजों ने सेंट्रलाइज की हैं, कुछ चीजों उन्होंने डिसेंट्रलाइज की हैं, लेकिन वो आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में पूछ रही हैं। अगर उन्होंने सिर्फ एचआर एंड फाइनेंस, वैसे एग्जामिनर ये भी कर सकता था, अगर सिर्फ एचआर एंड फाइनेंस के बारे में पूछा होता तो फिर सेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में पूछा होता तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन ओवरऑल कंपनी के बारे में पूछ रही हैं तो फिर मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सही है। वैसे एग्जामिनर ये करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको सारा बता देते हैं, सिनेरियो, सही है, और फिर रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक का पूछा होता है। अब आपने पूरा वो जो है ना सिनेरियो पढ़ा होता है, तो वो जाके आप उस पर टिक लगा लेते हो, सही है। इस वजह से मैंने टेस्ट से पहले आपको बताया भी था कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़े, उसी रिक्वायरमेंट में आपको बताया होता है कि मैं किस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर उसने इधर एचआर और फाइनेंस फंक्शन के बारे में पूछा होता तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही ना होती, टाइम आपका वेस्ट ना होता। इधर पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं, फिर कि रीजनल टीम्स आर एम्पावर्ड टू रन लोकल मार्केटिंग कैंपेन्स, कोई फायदा ही नहीं है, वो इसके बारे में पूछ रहा है, सही है। तो इस तरह एग्जाम में आगे जब आप जाएंगे एडवांस लेवल के एग्जाम्स पे या स्किल्स के एग्जाम्स पे, वहां पे ये इतनी 3 लाइन सिर्फ नहीं होते, ये कंप्लीट कोई एक पैसेज होता है जिसपे आपके अच्छे खासे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं उसे समझने में। तो उसमें वो एक चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं, वो पहले ही स्टेटमेंट में लिख के होती है बस, फिर आप आगे एवी फजूल में पढ़ रहे होते हैं। अब जो बंदा सिनेरियो पे जाके वो पढ़ रहा होता है तो रिक्वायरमेंट लास्ट में पढ़ता है, तो उस पर टाइम ज़ाया कर लेते हैं,
जिस चीज़ में कंफ्यूज होता है उस पर और भी सोचने लगता है, और साथ में फिर पानी भी पी लेते हैं जब ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो उसके 10-15 मिनट एमी फजूल में चले जाते हैं। अब लास्ट में आके जब वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं वो कहता है ये तो सिर्फ ऊपर के बारे में पूछ रहा था, वो तो मुझे पता ही था। तो पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, आपको पता चले कि भी वो मांग क्या रही है, उसके बाद ऊपर जाके फिर पढ़ना स्टार्ट करें, तो फिर आप आंसर आपके माइंड में अकॉर्डिंगली बनता जाएगा। सही है, चलें, मुबारक हो जी। सारा आ गई है। सारा क्या कह रही है? वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट वेयर शी क्रिएट्स प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स, monitors customer preferences and coordinates social media campaigns. She does not interact directly with customers to complete sales. अब बताएं ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है जी? सेल्स किसने लिखा था, किसने सेलेक्ट किया था? यार सच बताएं, इसमें कोई ट्रोलिंग नहीं है, अब वैसे भी टेस्ट हो गए। सही है, आपने सेल्स किया था, वो मैं समझाता हूँ। सही है, यही फायदा होता है कि मैंने अभी उसको बताना है कि डिफरेंस क्या है सेल्स और मार्केटिंग में। मार्केटिंग ऑलमोस्ट सारों ने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दोनों तो आते नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई काम इससे नहीं होता, वो ट्रेनिंग, हायरिंग और फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज उनकी वो बातें कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड उनका काम होता है। सही है। ऑपरेशंस वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम होता है। सही है। सेल्स एंड मार्केटिंग ये मैंने एक डिपार्टमेंट के तौर पे पढ़ाया था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल्स का काम क्या है, चीजें बेचना, लेकिन उससे पहले मार्केटिंग करनी है, तभी तो कस्टमर आएंगे। तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम किसका है? मार्केटिंग का। फिर सेल्स इनिशिएट करना, कस्टमर का ऑर्डर लेना, सही है, ये सारी चीजें मैनेज करना फिर सेल्स का काम है। सही है। हाँ, फिर पेमेंट फिर सेल्स का काम नहीं है, वो फिर किसी और डिपार्टमेंट की बारी आ जाती है, थर्ड स्टेप की, तो वो फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले देख रहे होते हैं। सही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रही शी क्रिएट्स प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स, और मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में पढ़ाया था? मैंने आपको कहा था एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट मार्केटिंग नहीं है। तो लोग कहते हैं जहां पे मार्केटिंग का जो है लफ्ज आ जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये उसकी बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट एक सिंपल एक छोटा सा सोर्स है। सही है। बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें मैंने नीड का जो लफ्ज है ना वो उस पर मैंने गौर कराया था। तो एडवर्टाइजमेंट्स मॉनिटर्स कस्टमर प्रेफरेंसेस, सही है, कस्टमर की नीड्स को वो मॉनिटर करते हैं, अगेन मार्केटिंग। सही है। एंड कोऑर्डिनेट सोशल मीडिया कैंपेन्स, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। सही है। तो ये कंप्लीट मार्केटिंग की बात है, जहां पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रही हैं। लेकिन सेल्स का जो काम है वो क्या होता है, ये फर्दर लिखा है, शी डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर्स टू कंप्लीट सेल्स, तो बात ही निकल गई। क्लियर है? तो ये डिस्टिंक्शन है बीच में। चलें, सही है, क्लियर। अब अ बेकरी बाइज फ्लोर टू बैक ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए वो आटा खरीदते हैं। एंड आल्सो परचेजेस अ न्यू डिलीवरी वैन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्डर्स। सही है। वैन वो लेते हैं लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज करते हैं। हाउ शुड दीज टू परचेजेस बी क्लासिफाइड, ये तो आप F1 में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और मैंने वैसे बताया भी था अपने उस टॉपिक में। सही है। हाउ शुड दीज टू परचेजेस बी क्लासिफाइड? बोथ आर बिजनेस एक्सपेंसेस। जी सही है कि गलत? गलत, हाँ। बोथ आर परचेजेस फॉर प्रोडक्शन, नहीं। सिंपल है, अगर आप फ्लोर खरीदे ब्रेड बनाने के लिए तो ये रॉ मटेरियल है। सही है। तो इट्स योर करंट एसेट। और अगर आप डिलीवरी वैन खरीद रहे हैं तो क्या उसमें आपका ये आपकी ये सोच होती है या आपका ये इरादा होता है कि ये 12 महीनों के अंदर अंदर मैं कंज्यूम कर लूँ? कोई भी नहीं चाहेगा। लोग तो कहेंगे यार 50-100 साल के लिए मैं यूज़ करूँ इस वैन को और ये ख़राब ही ना हो कभी। सही है। तो वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए तो फिर वो नॉन करंट एसेट बन गया। तो फ्लोर परचेज फॉर प्रोडक्शन, वैन इज इक्वल टू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सही है। सी, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं फ्लोर तो एक्सपेंस सही है लेकिन वैन को वो कह रहे हैं बिजनेस एक्सपेंस है, तो वैन तो एक्सपेंस नहीं है ना। सही है, वो एसेट है यानी नॉन करंट एसेट है। अच्छा, ये सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। अच्छा, स्टार्टअप विद ओनली 5 एम्प्लॉइज वांट्स टू इंश्योर, ये नीचे चले गए। हाँ, दिखा दिया ना। स्टार्टअप विद ओनली 5 एम्प्लॉइज
इसमें किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी था शायद। A startup with only 5 employees wants to ensure tight control over spending, इसी लफ्ज पे वो कंफ्यूज कर गए थे। एंड डिसीजन मेकिंग, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल एट दिस स्टेज। हाँ बताएं किसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? पहला ऑप्शन किसने सेलेक्ट किया है? डिसेंट्रलाइज टू एम्पावर ऑल टीम मेंबर्स, ये किसी ने किया था? नहीं। सेंट्रलाइज टू मेंटेन कॉस्ट एंड कंट्रोल, यहीं पे फंस गए थे आप लोग। मैट्रिक्स बेस्ड टू सेपरेट कंट्रोल फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डी हाइब्रिड टू बैलेंस टीम मोटिवेशन। वो जो मैंने कहा ना कि आपने अपने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही है। तो इसमें वैसे ही अगर कोई नया स्टूडेंट होता है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रोल नहीं करूंगा, ये वैसे सारे सेंट्रलाइज की लगाते। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिक है कि वो कह रहे हैं स्टार्टअप विद ओनली 5 एम्प्लॉइज वांट्स टू इंश्योर, बिल्कुल स्टार्टअप है और उनके साथ भी सिर्फ 5 एम्प्लॉइज हैं। अब नॉर्मली होता ही है ना कि जब स्टार्टअप होते हैं, आप नया कोई इदारा खोलते हैं, नया कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं इंतहाई डीमोटिवेटेड होते हैं, इंतहाई डीमोटिवेटेड, क्योंकि स्टार्ट में कोई इनकम नहीं, कोई काम नहीं, क्लाइंट्स भी नहीं होते, सही है, और एम्प्लॉइज़ को उस तरीके से सैलरीज भी नहीं मिल रही होती हैं, सैलरीज बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, सही है। अब उन्हें तो आप लाखों नहीं दे सकते ना, आप खुद कमा ही नहीं रहे तो कहाँ से देंगे, सही है, तो सैलरीज कम है। अब खुद सोचिए जब उनकी सैलरीज कम होते हैं, बेनिफिट्स कम होते हैं, काम भी नहीं है, काम में मज़ा भी नहीं आ रहा, जब क्लाइंट्स होते हैं, इंटरेक्शन होती है, आपको काम मिलता है, तो फिर एम्प्लॉय को भी मज़ा आते हैं, उनकी ग्रूमिंग भी होती है, उन्हें वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं कि हाँ यार मेरी डेवलपमेंट हो रही है पर्सनल, सही है, या करियर ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर उसे आप ऐसे इदारे में रखोगे कि जहाँ आपने अभी चंद दिन पहले स्टार्ट लिया था, तो जाहिर बात है वो वहाँ पे नहीं रुकेगा, सही है। उसे पता है कि यार एक छोटी सी कंपनी है, मैं अगर यहाँ 2-3 साल गुजारूँ भी, किसी दूसरी कंपनी में जाऊँगा तो वो लोग मुझे नहीं रखेंगे, मेरी सीवी पे अगर इस कंपनी का नाम आ रहा हूँ तो उस कंपनी को कोई जानते ही नहीं है। बजाय ये कि वो बंदा 1 साल नेस्ले यूनिलीवर जैसी कंपनी में गुजार के वो बाहर निकल रहा है फॉरेन, सही है, और दूसरे साइड पे वो इस छोटी कंपनी में 5 साल 10 साल गुजार के अगर जा रहे हैं, तो फॉरेन में कोई छोटी कंपनी को तो नहीं जानते, वो तो नेस्ले यूनिलीवर का नाम सुनेंगे तो इसे फॉरेन रख लेंगे। तो ये फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, लोग इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स, सही है। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस तरीके से मैनिपुलेट भी आपको कर सकते हैं कि वो आपको कम भी पे करें तो लोग एग्री कर जाते हैं कि यार चलें बहुत बड़ी कंपनी है तो हम कर लेंगे। अब जैसे हमारी एग्जांपल लो, हम बेचारों की, सही है, हमें 10,000 भी दें बिग 4 में तो हम एग्री करते हैं, खुशी खुशी जाते हैं कि यार मुझे बस एक दफ़ा रख लो आप लोग, 10,000 नहीं मैं खुद अपने जेब से दूंगा, लेकिन मुझे रख लो। होते हैं यार ऐसे लोग हैं हमारे फर्म में, सही है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जब इंटर्नशिप पे आते हैं तो वो अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, जेन्युइनली 1 रुपया तक नहीं मिलता उनको, सिर्फ चाय मिल जाती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब खुद सोचें, एक बंदा मॉल रोड हमारी फर्म आ रहा है रोज़ाना बेसिस पे, और वो आ रहे हैं कहीं जौहर टाउन वाले साइड से, कहीं टोकर वाले साइड से, तो रोज़ाना अगर वो एन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाइक क्यों यूज़ ना कर रहे हो एन ड्राइव पे, तो रोज़ाना बेसिस पे उसके 500 से 600 तो लग ही जाते हैं, कम अज़ कम बता रहा हूँ, सही है। अब 500 भी लग जाएं तो मल्टीप्लाई करें, 15,000 तो महीने के ये हो गए, 15,000 वो सिर्फ आने जाने के लगा रहा है, क्या वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उधर लंच नहीं करेगा? तो 20-25,000 या 30,000 तो वो कंपनी के लिए लगा रहा है, एटलीस्ट उसे वो तो दो, सही है। तो बड़ी कंपनीज होते हैं वहाँ पे वो बेनिफिट्स कम भी है, तो बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, बाकी के जो उन्हें आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, वो सारी चीज़ें। अब जो बंदा पीडब्ल्यूसी में 1 साल काम करे, चाहे वो अनपेड भी क्यों ना हो, उसे पता है कि पीडब्ल्यूसी से निकल के मैंने कहाँ लगना है, उनका एक नाम है, ब्रांड नेम है। तो ये जो है ना, वो जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं कि ओनली 5 एम्प्लॉइज, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब इधर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या कहा था कि वहां पे हम बाकी लोगों को ऑटोनॉमी देते हैं, एम्पावर करते हैं, चीजें सिर्फ अपने पास नहीं रखते। जो उनका जो बॉस है वो ये भी कर सकता है कि यार स्टार्टअप है तो चले कंट्रोल सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, तो छोटे एम्प्लॉय से खराब ना कर दे, मसला ना बन जाए। लेकिन अब सारा कंट्रोल आप अपने पास रखेंगे, सही है, यानी सेंट्रलाइजेशन, तो भाई वो आप उन्हें बेनिफिट भी नहीं दे रहे, उस तरीके से आप उन्हें पैकेजेस भी नहीं दे रहे, तो कुछ तो उन्हें एम्पावर करो ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो स्टार्टिंग्स जो भी होते हैं स्टार्टअप्स, उसमें आप एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी कुछ ना कुछ देते हैं, सही है, ताकि वो खुद भी कुछ ना कुछ फैसले ले सकें, तो तब उन्हें मोटिवेशन होती है। तो ये मैंने आपको पूरा पिक्चर समझा दिया। इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स बेस्ड टू सेपरेट कंट्रोल फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इस इन अल्फाज का क्या मतलब है?
वो कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल अपनी जगह लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। आप उन्हें इतनी भी अथॉरिटी ना दो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना कि आपने कंपनी को भी ओवरलुक करना है। सही है, कंपनी के बिहाफ पे काम करना है, अपने फायदे के लिए सिर्फ नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए। सही है, तो कंट्रोल अपनी जगह लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। आपके हाथों अगर कंट्रोल लगा तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरलुक करो। सही है, यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मैनिपुलेट कर लो। तो ये असल में बात हो रही है। अब समझ आ गई है? किसी का कोई कंफ्यूजन? जी हाँ सही है, डी भी हो सकता है, लेकिन सी थोड़ा सा ज्यादा वो स्पेसिफिक है, बाकायदा उन्होंने कहा है ना मैट्रिक्स बेस्ड। सही है, डी भी ऐसा ऑप्शन बन सकता है। तो वही है ना, वो कंफ्यूजिंग होता है जो मैंने कहा था ना, कंक्लूजन वाली बात। सही है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? या ऑलमोस्ट सारों ने गलत किया होगा। चलें, अ कंपनी हैज अ मैनुअल सिस्टम फॉर एक्सपेंस क्लेम्स रिक्वायरिंग हार्ड कॉपी receipts. One department starts using scanned receipts and digital approvals to speed things up and reduce paperwork. अब वो आपसे पूछ रहे हैं ये पॉलिसी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, क्या चीज़ है? ये तो सिंपल है यार, उन्होंने बाकायदा वो बात भी की है कि स्पीड अप थिंग्स अप एंड रिड्यूस पेपर वर्क, ये की वर्ड्स हैं। हाँ सही है। Public sector hospital provides free services but also offers private rooms at high fees to patients who can afford it. The income supports its overall operations. हाँ बताएं, वो तो आंसर भी नजर आ रहा है। सही है, किसी ने कमर्शियल लगाया था, वो वैसे कंफ्यूज करने के लिए वो बता रहे हैं कि भाई हाई फीस टू पेशेंट्स हु कैन अफोर्ड इट। सही है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कमाने के पर्पज से पैसे ले रही हैं। वो आगे बताया भी, उन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया कि द इनकम सपोर्ट्स इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस, ताकि उनकी ओवरऑल ऑपरेशंस चलें। उनका प्राइमरी पर्पस पैसे कमाना नहीं है। हाँ, सेकेंडरी गोल हो सकता है। सही है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशंस चलाने हैं, लेकिन असल पर्पस उनका पैसे कमाना नहीं होता। तो ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी को कंफ्यूजन इसमें? देखिए, द फी बेस्ड एलिमेंट डजंट ओवरराइड इट्स पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन। सही है, तो पैसे लेने का हरगिज वो मतलब नहीं कि वो एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो जो उनकी पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन जो है ना, या जो इरादे हैं कि हम पब्लिक सर्विस दें, उसको वो राइड नहीं करते। सही है जी। 7, अ यूथ रन स्टार्टअप डिवेलप्स मोबाइल गेम्स एंड ऑफर्स देम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, यूथ रन कीवर्ड है। देयर ओनली इनकम कम्स फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स and aid placements. All funds are reinvested to build better games. जो फंड्स वो ले रहे हैं वो री इन्वेस्ट कर रही हैं, खा नहीं रहे। री इन्वेस्टेड टू बिल्ड बेटर गेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट अप्लाइज? बताएं। अब यहीं पे तो कंफ्यूज कर रही हैं। उन्होंने चीज ऐसे बना दी कि आपको क्या लगे नॉन कमर्शियल, लेकिन वो है क्या कमर्शियल। अब बताएं क्यों कमर्शियल है? क्यों हंस रहे हैं सर? हम ही बताएं। आपको कमर्शियल लग रहा था, नॉन कमर्शियल भी लगा दिया था। हाँ, इसलिए तो वो कंफ्यूज करते कि यार हम तो यूथ रन स्टार्टअप है, हम तो लोगों के बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हैं, और जो पैसे मिलते हैं फिर हम री इन्वेस्ट करते हैं ताकि और भी अच्छे के। अब यार ये तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर कहीं पे अगर लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, सही हो, मुझे जो प्रॉफिट मिलते हैं तो उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा मैं लगाता हूँ ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बना सकूँ। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि यार वो तो सिर्फ लोगों के फायदे के लिए सोच रहे हैं। ये तो कि मैं अपने फायदे के लिए सोच रहा हूँ ताकि प्रोडक्ट मैं इनहेंस करूँ तो मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई मैं लोगों के फायदे के लिए सोच रहा हूँ, नॉन कमर्शियल है। सही है, तो ये कमर्शियल है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है इंटेंशन टू अर्न थ्रू एड, ये कीवर्ड था। क्लासिफाइज इट एज कमर्शियल डिस्पाइट फ्री कंटेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन? बताएं। सही है ना। देखिए, अब अगर सपोज करें मैंने एक बिजनेस स्टार्ट की है, सही है, और मैं कोई अमीर जो है ना डैडी की औलाद हूँ, सही है, ऑलरेडी मुझे खर्चे मिलते हैं और अच्छी खासी गाड़ी है और मैंने अपना एक स्टार्टअप लिया है, सही है, कोई आइसक्रीम शॉप मैंने
ओपन कर लिए जहाँ पे फ्लेवर्स मैं अपने बना रहा हूँ खुद, नए मैंने मार्केट में लॉन्च किए। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल अगर जितने प्रॉफिट्स मैं कमाऊँ वो सारे के सारे अगर मैं नए फ्लेवर्स या उन फ्लेवर्स को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट भी करूँ, सही है, और मैं अपने जेब में कुछ ना रखूँ, ऑलरेडी मैं वेल सेटल्ड हूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा। अब प्रॉफिट कमा के वो मेरी मर्जी है कि मैं लगा रहा हूँ उस नए प्रोडक्ट्स के ऊपर या मैं अपने जेब में डाल रहा हूँ। अगर नए प्रोडक्ट्स पे लगाऊंगा तो वो भी मेरा ही फायदा है फ्यूचर में मुझे ही प्रॉफिट मिलेगा ना, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ मैं अपने प्रॉफिट को, फ्यूचर वाले प्रॉफिट को डिले कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, सब्र करो, लास्ट में ज़्यादा कमा लूंगा, सही है। लेकिन यहाँ पे लोगों के स्पेसिफिक फायदे की बात तो नहीं हो रही ना, वो जो हम कहते हैं पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस में वो चीज़ें आती हैं जो लोगों की ज़रूरत होती है। गेम्स लोगों की ज़रूरत है नहीं है ना, तो इसको तो हम ये नहीं कह सकते कि एनजीओ टाइप है या ये कोई नॉन कमर्शियल है, सिर्फ हम लोगों के फायदे के लिए सोच रहे हैं। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रही हैं कि भाई अ यूथ एंड स्टार्टअप डेवलप्स मोबाइल गेम्स एंड ऑफर्स देम फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है। स्टार्ट में तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए वो दे रही हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, सही है। जैसे आप लोग आ रहे थे तो 30% फ्लैट डिस्काउंट देख के अब 15-16 लोग हो गए हैं। क्या अगर आप लोगों की फीस हमने 30-40,000 रखी होती आप लोग आते? हरगिज ना आते, किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते जहाँ से आपको बेहतर प्राइस में मिल जाती, सही है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट में इसी वजह से तो दे रहे होते हैं। वो देखना स्टार्टअप लफ्ज ही लिखा है, सही है। अगर जहाँ पे स्टार्टअप की बात आ जाए ना आपके क्वेश्चन में, तो वहाँ पे जरा सोचें कि ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बनस्बत सिचुएशन अब डिफरेंट है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, सही है। तो स्टार्टअप है, इस वजह से अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही हैं तो वो अपने फायदे का सोच रही हैं। प्लस देयर ओनली इनकम कम्स फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स एंड एड प्लेसमेंट्स, ऑल फंड्स आर रीइन्वेस्टेड। तो भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। तो वो चूंकि स्टार्टअप है, इस वजह से अगर वो ये हरकतें कर भी रही हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हरगिज वो लोगों के वेलबींग का नहीं सोच रहे। और मैंने कहा नॉन कमर्शियल में लोगों के फायदे का मतलब ये है कि वो पब्लिक सर्विस आप दे रहे हो, लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हो। अब गेम्स डेवलप करना ये कोई ज़रूरत नहीं है लोगों की, सही है। वो एक सेकेंडरी उनके गोल्स होते हैं, सबसे पहले उन्होंने बेसिक ज़रूरियात पूरी करने होते हैं, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू क्लासीफाई अंडर बिजनेस एक्सपेंसेस? ये तो सिंपल है, जो आपके करंट एक्सपेंसेस होते हैं, सही है। बाइंग रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, बाइंग अ न्यू डिलीवरी वैन, paying for cloud storage and internet services, purchasing shirts for resale in a shop, सही है। बिजनेस एक्सपेंस उन्होंने बाकायदा वो बिजनेस लफ्ज को इटैलिक में लिखा है, सही है। इस वजह से इटैलिक में की है ताकि आप लोग गौर कर सको कि भाई करंट एसेट एंड बिजनेस एक्सपेंस में वो क्या डिफरेंशिएट करना चाह रही हैं। करंट एसेट भी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो भी आपका एक एक्सपेंस टाइप बन जाता है, लेकिन उसमें ये है कि वो आप रिसेल पर्पस के लिए लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंस यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर एक्सपेंसेस की तरफ इशारा कर रही हैं, सही है। तो फिर पेइंग फॉर क्लाउड स्टोरेज एंड इंटरनेट सर्विसेज मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाता है। अब देखें मैं आपको यही बता रहा था टेस्ट से पहले, एग्जामिनर अक्सर ये करते हैं कि वो आपको एग्जैक्ट आंसर आपसे पूछने के बजाय वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहे होते हैं। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी तो एक्सपेंस ही है, सही है, रॉ मटेरियल। इसी तरह ये भी तो एक्सपेंस ही है, लेकिन वो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसलिए बता रही हैं कि यार मुझे बताओ कि बिजनेस एक्सपेंसेस में से कौन सा है, सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिर ये बन जाता है। ये किसी ने गलत किया था, चलें। A bakery's manager has been processing monthly payments to suppliers without any approval, सही है। The business has no written rule, ये भी गलत। The business has no written rule against it, but the owner is unaware. Which of the following controls is most clearly missing? एक ही तो पढ़ाया था मैंने, सही है। तो ये तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं कि यार यही टॉपिक पढ़ा था तो यही होगा। ऑथराइजेशन में बताया था ना, कंट्रोल है, सही है। तो वो आपको ऊपर वही बता रहे हैं कि यार पेमेंट्स की प्रोसेसिंग हो रही है, सप्लायर्स की तरफ पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन कहीं पे अप्रूवल नहीं है, सही है। अप्रूवल का मतलब यानी ऑथराइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसी कंट्रोल की कमी है। क्लियर है? कंफ्यूजन? आपने कौन सा सेलेक्ट किया था? हाँ, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। अब क्लियर हो गए? चलें। Which of the following statements best reflects the difference between policies and procedures? हाँ, ये तो इसके ऊपर तो मैंने इतनी डिस्कशन की थी, इतनी डिस्कशन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था यार। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस है? और मैंने ऑप्शन में भी बिल्कुल बच्चों वाले अल्फाज में लिखा था कि पॉलिसी स्टेट व्हाट टू डू, व्हाट
ये वर्ड का जो लफ्ज था ना, ये मैं बार बार कह रहा था कीवर्ड कि भाई वर्ड कीवर्ड है, वर्ड कीवर्ड है, सही है। एंड प्रोसीजर एक्सप्लेन हाउ टू डू, हाउ कीवर्ड है। ये किसका गलत था? गलत था आपका, सही था कि गलत? और किसका? चले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, इसमें किसी को कंफ्यूजन ऊपर वाले में? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई रिटन डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन ये भी हमारा एक लेक्चर हुआ था, और व्हाई रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इज एसेंशियल इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो इट अवॉइड्स यूजिंग डिजिटल टूल्स, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम इसलिए तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे रिटन डॉक्यूमेंटेशन कि हम डिजिटल टूल्स को अवॉइड करें, वो साथ साथ यूज हो रहे होते हैं क्योंकि वो आज की नीड है, सही है। इट इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट्स फॉलो देयर ऑन रूल्स, ऑन रूल्स कहां से आ गई है? डॉक्यूमेंटेशन हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि सारे कंसिस्टेंट हो, सही है। प्लस इट मेक्स पॉलिसीज फ्लेक्सिबल फॉर सडन चेंजेस, नहीं यही तो पॉइंट था। हमने डॉक्यूमेंटेशन में क्या बात की थी, वो जो चौथा नंबर पॉइंट था मुझे अभी भी याद है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कमी होती है। बाकी इसके फायदे हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो इसमें इशू है रिटन डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई ये है तो ये है, तो उसमें चेंजेस का मसला होता है, सही है। तो ये पॉइंट भी निकल जाता है। डी, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, अभी ऊपर ही तो हमने कंसिस्टेंसी की बात की, सही है। कंसिस्टेंट होते हैं, एक दफा आपने बना लिए, रिटन डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पड़ी है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स वही चीज फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी रहती है फिर, और क्लैरिटी भी होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे तो पता नहीं था, क्यों पता नहीं था? क्लियर था, आपके सामने चीजें पड़ी थी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स अ रिस्क ऑफ रिलाइंग ऑन इनफॉर्मल सिस्टम्स, सही। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर भी हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। देखिए, डिसीजंस आर मेड फास्टर, एम्प्लॉइज फील मोर एम्पावर्ड, रूल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अक्रॉस टीम्स। वो आपसे रिस्क पूछ रही हैं, सही है। वो ये नहीं बता रहे कि इनफॉर्मल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, ये बाकी ऑप्शंस भी सही है, लेकिन ये अगर इन्होंने रिस्क की बात ना की होती ना, तो इनफॉर्मल सिस्टम में बाकी भी चीजें होती हैं, डिसीजन जल्दी हो रहे होते हैं, सही है। फॉर्मल में जल्दी नहीं होते, वो जो मैंने कहा था ना कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं, इससे अप्रूव कराते हैं, फिर उससे ऊपर सीनियर मैनेजर अप्रूव कराते हैं, लास्ट पार्टनर तक बात पहुंचते हैं तो महीने से ऊपर टाइम गुजर चुका होता है फॉर्मल सिस्टम्स में। वो जो हमने जहां पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ा था उस टॉपिक में मैंने ये चीजें समझाई थी, सही है। तो वो तो इसकी खासियात है कि डिसीजन आर मेड फास्टर, एम्प्लॉइज फील मोर एम्पावर्ड, लेकिन ये तो अच्छी बातें हैं, ये तो फवायद है। वो आपसे कह रहे हैं डिमोन्स्ट्रेट्स अ रिस्क ऑफ रिलाइंग, कि जब आप रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं कि यार इनफॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर, तो उसमें रिस्क क्या है? उसमें रिस्क ये वाला है कि रूल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अक्रॉस टीम्स। जब आप फॉर्मल रहते हैं तो चीज़ें बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होती है, चीज़ें सारी क्लियर होती है, कंसिस्टेंट होती है, तो सारे एक ही किस्म की रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनफॉर्मल की बात आती है तो ये तो है कि डिसीजन जल्दी हो रहते हैं, एम्प्लॉइज फील मोर एम्पावर्ड, उन्हें ज़रा अथॉरिटी मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, वो अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने तरीके से काम करेंगे तो फिर हर टीम डिफरेंट तरीके से काम कर रही होगी, सही है। तो रूल्स रेगुलेशंस का फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। मैनेजर्स कैन अपडेट पॉलिसीज इजीली, ये भी तो उसका एक है फायदा है। तो हम रिस्क की बात कर रहे तो ऑप्शन सी, ये किसका गलत था जी? जबरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल माइट स्टिल फॉलो बिजनेस लाइक प्रोसेसिंग, like processes such as budgeting, procurement and reporting जी। ये किसका गलत था? आपका भी गलत था, फिर आपका भी गलत होगा। अच्छा, आप लोग नकल नहीं कर रहे थे जी। ये दोनों भाई ठीक था जी। अब आप समझाएंगे उन्हें क्यों ठीक था, समझाएं, बताएं ना क्यों सी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था। पहले ये समझाएं कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रही हैं। सिर्फ मैंने तो नहीं बोलना ना यार, जरा चाय के कह जी। स्टेटमेंट समझाएं, मुझे समझाएं। अच्छा, सही है। अब क्यों करना चाहिए?
बताएं आप, ये भी समझाएं, क्योंकि वैसे तो हमें लगता है ना कि नहीं करना चाहिए, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कमर्शियल की तरह तो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटी, गलत हुआ, सही है, रेवेन्यू जनरेटिंग तो है नहीं, फिर बिकॉज इट फंक्शंस एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज, नहीं, नॉन कमर्शियल है। फिर डी पे आ जाते हैं, बिकॉज इट इज़ प्राइवेटाइज्ड, नहीं, वो खुद कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो एक ही ऑप्शन ही तो रह गए, सही है। बिकॉज स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबल का जो लफ्ज़ है वो निकला है आंसरेबल से, कि जहाँ पे आप किसी सीनियर को आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी इक्विवेलेंट लफ्ज़ है, सही है, कि जहाँ पे प्रॉपर पूछ गछ होती है कि यार ये काम आपने ऐसे किया, या अगर आपने कोई काम किया तो आप सीनियर को वो अकाउंटेबल होते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे चल रही हैं। तो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये किसी की कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन? चलें, ये जो नए वाले लोग हैं इनको समझ आ रही? टॉपिक्स आपने वैसे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रुप्स में आप ऐड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आप, सही है, तो लेक्चर लिंक जो है या तो मैं ख़ुद शेयर कर देता हूँ, या अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो कोऑर्डिनेशन को मैं कह देता हूँ आपके साथ शेयर कर देंगे। इनरोलमेंट एडमिशन सब कुछ आपका कंप्लीट है, कोई पैसे वैसों का मसला तो नहीं है, मतलब अभी तक मैंने नहीं देने, लेकिन मतलब आप लोगों ने जमा करा दिया सारा कुछ, सही है, फिर आपको मिल जाएंगे। अगर शाम तक ना मिले या असर के टाइम तक, तो ग्रुप में मेरा नंबर होगा, सही है, मेरे शक्ल का एक इंसान उस डीपे में आ रहा होगा, तो आपने उस पर क्लिक करके मुझे एक मैसेज करना है कि सर अभी तक लेक्चर्स नहीं मिले, सही है, तो मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर देने। पिछले के जितने भी 8 से 9 लेक्चर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो कोशिश करिए 1-2 दिनों में कंप्लीट कर लें, सही है। अच्छा, एन एम्प्लॉय ट्रैवल्स फॉर बिजनेस मीटिंग एंड सबमिट्स a reimbursement claim using a pre-set company process. The process of submitting the claim is an example of a process. Process लफ्ज़ खुद बता दिया उसने, तो process versus procedure एक ही तो बात होती है, सही है। तो वो चूंकि स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ये काम कर रही हैं तो ये प्रोसीजर है। अगर एक जनरल गाइडलाइन होती कि व्हाट टू डू, तो फिर पॉलिसी, हाउ टू डू वो हाउ टू डू बता रही हैं, सही है, तो फिर प्रोसीजर। चलें, एनजीओ, एनजीओ का कुछ लोगों ने पूछा था कि इसका क्या मतलब, मैंने उस वक्त बता दिया था कि एक आप सिंपल समझे कि इदारा है, सही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ही एक टाइप है। ये हमारे कोर्स का वैसे नॉर्मली कुछ खास हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, इधर मैं समझा देता हूँ, सही है, आप आगे पेपर्स में जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं लिख देता हूँ। एनजीओ का तो वैसे आपने नाम सुनेंगे, एनजीओ ये एनजीओ फलां और ये काम कर रहे हैं, वो जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, सही है, डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाके वो काम करते हैं, फ्लड या सैलाब वगैरह जहाँ पे आते हैं वहाँ पे वो काम करते हैं, या जहाँ पे गर्मी के मौसम में वो अकॉर्डिंगली सीज़न के मुताबिक जो लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे कोई कहत आ जाते हैं, किसी चीज़ की कमी आती है, वो फिर शहरों से लोग स्टॉक वगैरह और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर वो उन इलाकों में जाते हैं और लोगों के अकॉर्डिंगली हेल्प करते हैं, सही है, ख़ास तौर पे कुदरती आफात जहाँ पे आते हैं। ये असल में सिंपल इन शॉर्ट ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है, उसमें फर्दर पे टाइप्स होते हैं ना, तो ये उसकी एक टाइप है जहाँ पे उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं है, सही है, पब्लिक सर्विस देनी है, तो ये, लेकिन पब्लिक सर्विस अब उसमें होते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे कि नॉन कमर्शियल में हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, सही है, फिर चैरिटी एक और टाइप आ जाती है, तो ये असल में नॉन गवर्नमेंटल है, यानी नॉन कमर्शियल के अंदर गवर्नमेंट वाला साइड नहीं बल्कि नॉन गवर्नमेंट साइड है, ये नॉर्मल पब्लिक ही चलाती है। मैं और आप जैसे लोग उठ के वो एक इदारा बनाते हैं और हम कहते हैं कि यार हमने लोगों की मदद करनी है, सही है, तो वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कुदरती आफात हो, सही है, हम कर सकते हैं कि यार हम कहें कि यार जो हमारे किसान भाई है उन्हें ज़रा गर्मी के मौसम में पानी की कमी होनी होती है या कोई और मसले मसाइल होते हैं, या उन्हें ये तरीका नहीं आता कि हम यार बीज कैसे लगाएं, सही है, या फसल को इम्प्रूव कैसे करें। तो अगर सपोज करें हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो ये नॉर्मली होता भी है डिफरेंट सिटीज़ में कि वो उन डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप्स बना के वो गाँव में जाते हैं किसी महीने में एक आध दफ़ा, और वो उन किसान
भाइयों के साथ वो डिस्कशंस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं और हम आपको सिखा रहे हैं कि यार आप लोगों ने सीड्स खरीदने, अच्छी सीड्स कौन से खरीदने हैं, कहाँ से खरीदने हैं, फिर उनको आपने लगाने कैसे हैं, फसल को इम्प्रूव कैसे करना है, पानी कैसे देना है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। खुद भी उनको अच्छा खासा कुछ सीखने को मिल जाता है। सही है, तो ये भी एक NGO है। सही है, तो वो कह रहे हैं एन NGO दैट प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी इज फंडेड बाय डोनेशंस। ये नॉर्मली डोनेशंस ही इनको मिलते हैं। सही है, खुद तो ये कमा नहीं रहे, किसानों से ये पैसे तो नहीं लेते ना। इज फंडेड बाय डोनेशंस बट रिसेंटली लॉन्च्ड पेड ऑनलाइन कोर्सेज टू एक्सपैंड इट्स रीच। सही है, द इनकम इज री इन्वेस्टेड इनटू इंप्रूविंग फ्री कंटेंट। अब बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। वैसे वो एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहे हैं। द NGO हैज कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। मुझे तो नहीं लगता। वो जो अभी आए हैं आज के दिन वो सर हिला रहे हैं, आप लोग खामोश बैठे हैं यार, कुछ तो रिस्पॉन्स दे। अब टॉफी दे दी, अब चाय नहीं पिला सकता। सही है, मैंने अपने लिए मंगवाई है, उसकी उम्मीद ना रखें। हाँ, NGO रिमेन्स नॉन कमर्शियल ड्यू टू इट्स री इन्वेस्टमेंट फोकस। अब कोई मुझे ये ना कहें कि यार ऊपर तो री इन्वेस्टमेंट की बात आई थी लेकिन वहां पे तो आपने उसे ये नहीं बनाया था, वो तो आप कमर्शियल कह रहे थे। तो भाई वो कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये तो इन्होंने क्लियर कर बता दिया कि नॉन गवर्नमेंटल है, यानी ये नॉन कमर्शियल ही है। मैंने बताया ना नॉन कमर्शियल की ही टाइप है। सही है, तो वो बाकायदा वो कह रही हैं वहाँ गेम्स में ये था कि गेम्स में वो कुछ ना कुछ आगे वो कमाएंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, से लोगों से पैसे लेंगे, गेम्स के चार्जेस लेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो डोनेशंस के थ्रू वो कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने एक कोर्स निकाला है जो कि पेड है, तो जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करते हैं, वरना वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। सही है, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन गवर्नमेंटल ही होगा। अगर नॉन गवर्नमेंटल की बात आ गई है तो ये खुद ब खुद नॉन कमर्शियल के दायरे में जाके फॉल करता है। सही है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन पिछले वाले में? अ पॉलिसी allows employees to spend up to $40 per day on meals, but due to higher costs in one city, a manager allows $50 for local staff. Flexibility. This reflects, लफ्ज़ ही बता दिया मैंने, flexibility with professional judgment. सही है। इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, वो जो मैंने एक आपको बताया था कि सबसे ऊपर बॉस होते हैं, फिर नीचे लीडर्स होते हैं, यानी सॉरी डायरेक्टर्स होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स, फिर मैनेजर, सुपरवाइजर्स और जूनियर एम्प्लॉयज़ तक बात आती है। सही है, वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है। द लाइंस कनेक्टिंग बॉक्सेस, जो बॉक्सेस में जो लाइंस कनेक्ट कर रहे थे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस वक्त मैंने बताया भी था। सही है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम इसलिए नहीं बनाते कि आपको पता चले कि किस किस की क्या डिजिग्नेशन है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसकी क्या डिजिग्नेशन है, वो मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि यार मैंने किसको रिपोर्ट करना है और कौन बंदा मुझे आंसरेबल है, किसने मुझे आंसर करना है। दोनों साइड्स को देखना पड़ता है, ऊपर और ऊपर से नीचे, ये दोनों देखने पड़ते हैं। सही है, तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कस्टमर इंटरेक्शन तो इसमें आता ही नहीं है, कस्टमर की कहाँ से बात आ गई है। ऑपरेटिंग फंक्शंस नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शंस तो है ही नहीं, तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की बात हो रही है। A newly launched Karachi clothing brand allows each store manager to price products based on local demand. Basic keyword. सही है? And competition. However, all hiring and branding is done by head office. पिछली की तरह हम, ये तो मैंने समझाया भी था, मैक्स स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड प्लस डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि एक जगह पे वो लोकल नीड्स को देख रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन, फिर आगे हायरिंग एंड ब्रांडिंग जो है वो हेड ऑफिस से हो रही है, तो वो सेंट्रलाइजेशन। Which of the following would most logically appear in the organization's chart for a courier company? हाँ, तो चाहे कुरियर कंपनी हो, जो भी ऑप्शंस मैंने इस तरीके से बनाई हैं कि वो किसी भी कंपनी पे अप्लाई होते हैं। जस्ट आपने देखना है कि मोस्ट सीनियर टू मोस्ट जूनियर की बात हो रही हो। सही है, तो CEO, ब्रांच मैनेजर एंड डिलीवरी राइडर्स, ये सही है। अब CEO राइडर बीच में, सेल्स मैनेजर सबसे नीचे हैं, तो ये हो सकते हैं नहीं। राइडर इधर मैनेजर पे हुक्म चला रहा हूँ, नहीं मेरी बात माननी है, मैं जो कहूँगा वही करोगे। मैं मैनेजर किस बात का, ब्रांच मैनेजर पे CEO को नीचे कर दिया। चलो कस्टमर को बाबा बना दिया कि चलो आओ तुम ही फैसले करो। हाँ, सही है, जबरदस्त।
आपको एक टॉपिक मिलनी चाहिए। कंपनी बायस, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलत करने की कॉन्फिडेंस। हाँ सिम कहें, हाँ करते हैं। A company buys fuel daily for its delivery bikes and also purchases laptops for office use. वो पहले की तरह क्वेश्चन है। This statement is most accurate. एक जगह पे क्या हो रहा है, डिलीवरी बाइक्स, तो फिर सॉरी बाइस फ्यूल डेली फॉर इट्स डिलीवरी बाइक्स। डिलीवरी बाइक खरीदने की बात नहीं हो रही, उसके लिए फ्यूल खरीदने की बात हो रही है। और फ्यूल क्या हम ये कह सकते हैं कि 12 महीनों से ज्यादा के लिए हम वो खरीद रहे हैं? सोच ही नहीं सकते, 2 दिन में खत्म हो जाता है। सही है। एंड आल्सो परचेजेज लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स फिर अपोजिट है, वो लॉन्ग टर्म है। सही है। तो फ्यूल एक्सपेंस है एंड लैपटॉप्स नॉन करंट एसेट है। A marketing intern emailed a client proposal using personal Gmail instead of the company CRM. सही है। कंपनी CRM का मतलब वो जो कंपनी का अपना ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईमेल होती है। सही है। और उसमें जब आप करते हैं ईमेल तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड पड़ा रहता है। द फाइल वॉज लेटर लीक्ड, क्योंकि आपने पर्सनल जीमेल से वो फाइल सेंड की थी। दिस इज मोस्ट रिलेटेड टू अ फेल्यूर इन बेस्ट प्रैक्टिस। सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जी, बताएं। हाँ लेकिन वो देखें ना, वो आपको कहानी क्या बता रही है। द फाइल वॉज लेटर लीक्ड, और जहां पे हमने बात की थी ना कि पहले हिस्ट्री में या पास्ट में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जहां से आपको पता चले कि यार इस वजह से मुझे नुकसान या फायदा हुआ है, तो ये आगे काम मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, या जो किया है वो सही था तो अभी हमने ऐसे करना है, तो वहां बात पॉलिसी बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। वो मैंने वो एक बॉक्स बनाया था ना कि पॉलिसी सारे हैं लेकिन उसमें जो जिसमें ये खासियत है तो ये बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है, वरना ऑटोमेटिकली पॉलिसी ही है। सही है। तो अगर इसमें ये स्पेसिफिक ना कहा होता ना, अगर हाँ वैसे अगर इन्होंने बात की होती ना कि यार बिजनेस की ये है गाइडलाइन है कि यार आप लोगों ने पर्सनल जीमेल यूज नहीं करना, आप लोगों ने कंपनी का CRM यूज करना है, तो अगर ये जनरल लिखा होता तो तब ये एक सिंपल पॉलिसी है। लेकिन जब ये वाकई की बात की है कि ये प्रॉपर हुआ है पास्ट में, एक बंदे ने अपने पर्सनल जीमेल से ये हरकत की थी और उसकी फाइल लीक हो गई और उसने CRM यूज नहीं किया, तो एक प्रॉपर एक उनके पास्ट में एक एक्ट पड़ा है जहां से उनको कुछ सीखने को मिला, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस बन गए। सही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज अ पॉलिसी, लेकिन इज अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसी। सही है। तो हमने मोस्ट एक्यूरेट देखना है तो फिर ये बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। देखिए हमने फायदा किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, एक अमल हुआ, एक एक्ट हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो हम आगे उसके फायदे का सोच रहे हैं कि भाई अब हमने पर्सनल जीमेल यूज नहीं करना बल्कि CRM यूज करना है, तो हम ये CRM के यूज के फायदे की जो है वो हमें उसका अंदाजा हुआ, ये बात हो रही है। हम हमारा फोकस है किस चीज की यूज करने पे, CRM की यूज करने पे कि भाई ये यूज करना चाहिए, लेकिन उसने चूंकि यूज नहीं किया उसका उसे नुकसान हुआ, क्योंकि जहां पे हम फायदे की बात करते हैं तो वो काम अगर हम करें तो फायदा होता है, लेकिन वो ना करें तो नुकसान भी तो होता है ना। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि यार इसका नुकसान हुआ तो ये मेरा ऑप्शन ही नहीं है। सही है। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस हम फायदे की बात, जैसे हम वो एनवायरमेंटल और पेपर वर्क की बात कर रहे थे कि यार आप जो है पेपर ज़्यादा यूज़ ना करें, डिजिटल तरीके से काम करें, कंप्यूटराइज्ड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि पेपर लेस काम हो, और जो है वो जो लकड़ी जो आपकी ज़्यादा यूज़ होती है वुड या डिफॉरेस्टेशन होती है ताकि उससे आप बचें। तो अगर आप पेपर यूज़ नहीं कर रहे तो उसका फ़ायदा है तो बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन वो यूज़ करें तो नुकसान भी तो है ना, तो ये वही बात, तो वो अपोजिट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम राइट कॉन्टेक्स्ट में लेके आए तो वो फ़ायदे की बात हो रही है। यानी सिंपल कॉइन का वो दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं, दूसरी साइड आपको दिखा रही हैं। यू विजिट 2 ब्रांचेस ऑफ द सेम कैफे चेन, वन ऑफर्स अ स्टूडेंट डिस्काउंट, द अदर डजंट, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? क्वेटा कैफे। सही है। व्हेन आस्क्ड बोथ से वी डोंट हैव एनी रिटर्न रूल, एक डिस्काउंट दे रहे दूसरा नहीं दे रहा, आप क्या जा सकते हो दूसरे के पीछे कि जी यार वो तो दे रहे तुम क्यों नहीं दे रहे, मेरी मर्जी, तुम क्या कर सकते हो, जाओ उधर ही से पी लो, इसी तरह कहते हैं ना। दिस इनकंसिस्टेंसी हाईलाइट्स अ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही ना। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू you are asked to evaluate whether a privately funded school should be classified as a business
इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आपसे, द स्कूल चार्जेस फीस, हायर्स प्रोफेशनल स्टाफ एंड एम्स टू ग्रो अक्रॉस सिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाइज इट्स क्लासिफिकेशन। ये तो सिंपल है यार, वो खुद बता रहे हैं कि प्राइवेटली फंडेड स्कूल है, फीस भी ले रहे हैं, चार्ज भी कर रहे हैं, उनके पास टीचर्स भी हैं। हाँ, इट इज़ पब्लिक फेसिंग एंड रेगुलेटेड, इट जनरेट्स रेवेन्यू बट इज टैक्स एग्जाम। टैक्स एग्जाम की तो बात ही नहीं हुई, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आप F1 में पढ़ेंगे। सही है। इट अर्न्स इनकम एंड ऑपरेट्स विद अ प्रॉफिट मोटिव, तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। इट प्रोवाइड सर्विसेज नॉट गुड्स। हाँ, ये वैसे ऑप्शंस तो ऑप्शन है, लेकिन वो आपसे क्लासिफिकेशन की बात कर रही हैं, बिजनेस वर्सेस नॉन बिजनेस, तो हम मोस्ट सूटेबल आंसर सेलेक्ट करेंगे। बाकी भी ऑप्शन सही है, लेकिन वो एक और पर्सपेक्टिव से सही है। आपसे जिस एस्पेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें आपका आंसर प्रॉफिट मोटिव वाला बन जाता है। सही है। तो ये चीज़ है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि ऑप्शन भी बीच में सही दे देते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि मुझसे वो पूछ के आ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भाई सबसे पहली रिक्वायरमेंट पढ़े कि वो मुझसे पूछ के आ रही हैं। सही है। किसी को कन्फ्यूजन बताएं। वाई डू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश पॉलिसीज ऑन इंट्रानेट पोर्टल्स? बताया था ना इंटरनेट का। इंटरनेट क्या चीज़ है सर, बताएं आप। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट? सबसे पहले तो ये बताइए, इंटर वर्सेस इंट्रा में क्या फर्क है? इंटर वर्सेस इंट्रा ये बताएं, सिर्फ ग्रामर सीखेंगे। चलिए, कोई और बता सकते हैं? जी आप बताएं। इंटरनेट का मतलब नहीं नहीं, इंटर वर्सेस इंट्रा सिर्फ ये बताएं बस। इंटर का मतलब यानी आप एक यानी लार्ज फाउंडेशन के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर आप जाएं। हाँ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दो पार्ट्स की बात सही है। एक पार्ट के आप अंदर ही घूम रहे हैं। जबरदस्त 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 जबरदस्त, सही है। एंटर यानी दो चीज़ों को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, किन दो चीज़ों के दरमियान इसके माबैन हम ये बात कर रहे हैं। सही है। इंट्रा यानी एक ही चीज़ के अंदर की हम बात कर रहे हैं। सही है जी सर। अब बताएं इंट्रानेट क्या है? वही है, वो उसने इंट्रानेट की बात नहीं की, इंटर और इंट्रा की बात की है। हाँ सही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सारे पॉलिसीज़ पब्लिश करते हैं इंट्रानेट पोर्टल्स पे। जो हमने बात की थी ना कि यार पॉलिसीज़ आपने बना ली है, लेकिन आप लोगों के साथ कम्युनिकेट भी तो करने हैं। सही है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे पड़ी होती हैं, ताकि सारे उन चीज़ों को देख सकें और इन्हें पता हो कि भाई ये पॉलिसीज़ हमने ये इम्प्लीमेंट करने, हमने इस पे एक्ट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी, इम्प्लीमेंट वो नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन करती है, लेकिन हमने इस पे एक्ट करना है, अमल करना है। तो अट्रैक्ट कस्टमर्स नहीं। सही है। हम कस्टमर्स के लिए पॉलिसीज़ नहीं बना रहे ताकि उनको अट्रैक्ट करें। सही है। टू सिंप्लीफाई एक्सटर्नल मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, हम ऑर्गेनाइजेशन और अपने एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं। टू इंश्योर यूनिफॉर्म कंप्लाइंस, हाँ सही है। कंप्लाइंस का मतलब कंप्लाई करना, यानी उस चीज़ किसी चीज़ के ऊपर अमल करना। सही है। तो यूनिफॉर्म कंप्लाइंस का मतलब है ताकि सारे यूनिफॉर्म और ड्रेसिंग की बात नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, एक किस्म की चीज़ सेम की बात हो रही है, ताकि सारे एक ही तरह से कंप्लाई करे और किसी चीज़ पे अमल करे। सही है। हर कोई बंदा अलग अलग तरीके से एक्ट ना कर रहा हो। टू रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, इसकी भी बात नहीं हो रही। सही है। लास्ट वाला, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ चेन ऑफ कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन रूरल पाकिस्तान। देयर रिसेंटली, रूरल एंड अर्बन में क्या फ़र्क होता है कि बता सकते हैं? हाँ, अब नहीं, आपने नहीं बताना, आपने बता दिए सर। हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। They recently started charging a small fee for book rentals to cover maintenance costs. Staff are paid and revenue slightly exceeds expenses. Which classification best applies to this organization? अब देखिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू ऊपर तो सही है, बात सही चल रही थी कि रेंटल टू कवर मेंटेनेंस कॉस्ट, इतने वो कमा रहे हैं कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट कवर करें, लेकिन यहाँ आ जाते हैं कि रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंस, यानी प्रॉफिट आया तो वो कहते हैं नहीं यार ये कमर्शियल बन गए। नहीं, प्रॉफिट आया लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि यार वो लगा रहे हैं आगे। सही है। या अगर वो कुछ ना कुछ 10-15 रुपए ऊपर कमा भी ले तो कुफर नहीं है कि लोग कहें कि नहीं यार ये तो बिल्कुल कैंसल आउट होना चाहिए कि जितने वो कमाए उतने वो लगाए भी नहीं है। इस तरह नहीं होता, कुछ ना कुछ वो ऊपर कमा भी लेते हैं, लेकिन उनका असल पर्पस कमाना नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल कैंसल आउट तो नहीं कर सकते ना, इतनी एक्यूरेसी तो नहीं होती। कभी वो लॉस हो रहा होगा, कभी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा। सही है। लेकिन
वो जो सही मोटिव के साथ प्रॉफिट कमाते हैं वो फिर 10-15 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, इतना छोटा प्रॉफिट नहीं होता, वो फिर अच्छे खासे कमाते हैं। सही है, ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जी। ये आपका ख़त्म हो गया टेस्ट की डिस्कशन। किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई गिला शिकवा कि नहीं सर बहुत मुश्किल बनाया था? मुश्किल तो नहीं था ना, बिल्कुल भी इजी था, आपके लिए तो इजी होगा। इसके बाद वाला टेस्ट इसी में मुश्किल बनाएंगे। हमने बाई को 60s पे लेके आना है। सही है, ख़त्म करें सर।